मैं मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। चाउफान से रुखसत होकर अपने कमरे में पहुंचने तक मेरा ज़हन इन मामलात में उलझा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जल्द अज जल्द बैंकॉक कैसे छोड़ सकूंगा। कमरे में पहुंचते ही मुझे गजाला की मुस्तफराना निगाहों का सामना करना पड़ा। तुम्हारी खुशी बेजा नहीं थी, मैंने जूतों समेत बिस्तर पर ढेर होकर कहा। मोती महल में बम धमाका मैंने किया था। वो तेजी से मेरे पैरों से जूते उतारने के लिए बढ़ी थी। मेरा जवाब सुनकर तहय्युज़ ज़दा अंदाज में अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गई। क्या यह इल्ज़ाम आपके सर टाल दिया गया है? इल्ज़ाम नहीं, कारनामा कहो। मैंने फिक्र व तशवीश को पसे पुश्त डालते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेरा इब्तदाई अंदाज़ा गलत साबित हुआ। चाउफान का इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं था। वो समझ रहा है कि ये मेरा कारनामा है। वेरी गुड, वो खुश होकर बोली। इसका मतलब है कि सितारे आपकी यावरी कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हो सकता है कि अब डान की आंख के तारे की रोशनी में कुछ इजाफा हो जाए। आपके इशारे मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे पूरी कहानी सुनाए। डान से मुलाकात में क्या हुआ? अभी आपने कुछ भी नहीं बताया। वो मेरे जूते मोजे उतारते हुए बोली। लंबी कहानी है, मैं अभी सुनाता हूँ। पहले ये बताओ कि जलाल क्या कह रहा था? वो बहुत मुस्तरिब था। मालूम हो रहा था कि उसे कहीं से कोई सुन मिली है। उसने बताया। पूछ रहा था कि सोबराज का क्या बना। आपने मेरी मौजूदगी में असद को हदायत की थी कि सोबराज की मौत का राज किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। इसमें इसके अफसराने बाला भी शामिल थे। मैं अनजान बन गई। इसने कहा था कि पहली फुर्सत में इससे बात कर दें। अभी फुर्सत कहाँ है? मैंने उसकी पुश्त पर लहराते हुए रेशमी बालों से खेलते हुए कहा। पहले तुम्हारी ब्रीफिंग जरूरी है। गजाला ने पलट कर मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बाएं पैर से आखिरी मोजा उतार कर मसहरी के सराहने मेरे करीब आ बैठी। मेरी जिंदगी बहुत कठिन और दुश्वार हालात में गुजर रही थी। यूं महसूस होता था जैसे चूक का कोई भी लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। मैं तन्हा और मेरे दुश्मन बेशुमार थे। जिंदगी के इस तपते हुए बेरहम सहरा में मेरे लिए गजाला की ज़ात किसी पुरबहार नखलस्तान की तरह थी। इसकी ज़ात का हयात आफरी साया मिलता था और मेरे पूरे वजूद में तमानियत और आसूदगी की लहरें सरायत कर जाती थी। हम दोनों काफ़ी देर तक बातों में खोए रहे। मैंने उसे वो सारी जस्ता जस्ता बातें बता डाली जिनसे वो बेखबर थी। सोबराज के मारे जाने के बाद अब हमारा यहाँ रुकना बेसूत है। मेरा अंदाज़ा है कि डान हम दोनों के पासपोर्ट आसानी से वापस नहीं देगा। इन हालात में हमारी वापसी की क्या सूरत होगी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। लोगों के पासपोर्ट गुम भी हो जाते हैं। मैंने कहा, जलाल से बात करूंगा। अगर हमारे पासपोर्ट बाज़ाब्ता थे तो हमारा मकामी सफारतखाना गुमशुदगी की शिकायत पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी कर सकता है। डान को कानों कान पता नहीं चलेगा। वो मुतबादल तजवीज़ सुनकर गजाला का चेहरा खिल उठा। 1-2 दिन में यह काम हो जाए तो हम खामोशी से यहाँ से निकल सकते हैं। डान हमारे पासपोर्टों को चाटता रह जाएगा। अब आप जलाल से बात कर लें, वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। आपने अपनी मर्जी से खासा वक्त गुजार लिया है। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए बिस्तर से उतर गई। मेरी ज़हनी और जिस्मानी थकान दूर हो चुकी थी। वजूद पर अजीब सी पुरसरूर कसरबंदी सवार थी। मैंने लम्हा भर के लिए गजाला के मशवरे की आफादियत पर गौर किया और अपने कराची वाले मोबाइल फ़ोन पर जलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। दूसरी घंटे पर जलाल से राब्ता कायम हो गया। क्या खबरें हैं? तुम कहाँ गायब हो? रस्मी मजाज पुरसी के बाद वो फौरन ही मतलब की बात पर आ गया। फ़ोन पर वो गैर ज़रूरी बातें करके वक्त बर्बाद करने का आदी नहीं था। वक्त किसी न किसी मसरूफियत में गुजर रहा है। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। सोबराज के बारे में क्या खबरें हैं? उसने मेरा राज सवाल ताक दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं यकायक एक कठिन इम्तिहान से दो चार हो गया हूँ। कहने को मैंने असद को हदायत दे दी थी कि वो सोबराज की हलाकत का राज अपनी ज़ात तक महदूद रखे, अपने बड़ों को इसकी हवा भी न लगने दे। जलाल से फ़ोन पर बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह काम इतना आसान नहीं था। जलाल से मेरा रिश्ता एतमाद और दोस्ती का था। अपनी तमाम तर मसलहतों के बावजूद मैंने कभी खुलकर उससे झूठ नहीं बोला था। सोबराज के बारे में उसका सवाल दो टूक था। मैं उसे कोई झूठ बोलता तो वो ज्यादा देर तक जलाल से पोशीदा नहीं रह सकता था। मेरे झूठ की पोल खुलने के बाद मेरे और उसके बाहमी एतमाद में जो दरार पड़ती, इसका तस्वुर ही मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैं इस सोबराज के अंजाम के बारे में सच बोलता तो असद की पोजीशन मजरू होती। जलाल को तावा आ जाता कि उसके आदमी ने इतनी अहम खबर उससे पोशीदा रखी। तजब्जुब और परेशानी के वो लम्हात मेरी खामोशी में गुजर गए। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि जलाल को क्या जवाब दूं। कहाँ खो गए? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जलाल को असल सूरत अहवाल का कोई इदराक नहीं था। इसकी आवाज़ में शोखी उतर आई थी। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। जमीन इस मलाउन के गंदे बोझ से आज़ाद हो चुकी है। मेरी सोच बचार रायगां गई। एतमाद का रिश्ता हर मसलहत पर गालिब आ गया और सच में इख्तियार मेरी जुबान पर आ गया। ग्रेट, ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे बताओ कि ये कैसे हुआ?
غیر متوقع طور پر میری زبان سے وہ خبر سن کر جلال کی آواز فرتے جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر لو پوری نامی قصبہ ہے۔ اس کے نواحی جنگل میں بھیڑیوں نے اس کا ایک ایک ریشہ کھا لیا۔ اوہ، وہ سوبراج تھا؟ اس نے تحیر زدہ آواز میں میری بات کاٹ دی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تھائی لینڈ کے بارے میں ایک ویب سائٹ پر اس ہولناک واقعے کی خبر دیکھی ہے۔ اس میں مرنے والے کو نامعلوم شخص قرار دیا گیا ہے۔ اس نے میری قطع کلامی کر کے مجھے حیران کر دیا۔ لوپوری اتنا معروف قصبہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر تیزی سے عالمی شہرت حاصل کر لے۔ جب اس نے ویب سائٹ کا ذکر کیا تو میری حیرت رفع ہو گئی۔ انٹرنیٹ کی سہولتوں نے پوری دنیا کو ایک کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے کے بارے میں معلومات اور خبریں ہر وقت دستیاب رہتی ہیں۔ اخبارات سے بے شمار اداروں اور تنظیموں کی اپنی اپنی ویب سائٹ 24 گھنٹے ایک ہلکی سی کلک کی رسائی میں رہتی ہیں، جن پر تازہ ترین اہم اور عجیب و غریب خبریں اور تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ لوپوری میں وہ ہولناک واقعہ پیش آئے ہوئے کم و بیش 14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سوبراج کی ہلاکت اس اعتبار سے اپنے نوعیت کا عجیب واقعہ تھا کہ خونی درندوں کے غول نے ایک انسان کی ہڈیوں کو جوڑ جوڑ سے الگ کر کے اس طرح چاٹ لیا تھا کہ مرنے والے کی شناخت کا کوئی فوری امکان باقی نہیں رہا تھا۔ یہ بات قرینِ قیاس تھی کہ تھائی لینڈ کی کسی خبری ویب سائٹس پر اس واقعے کو نمایاں جگہ دی گئی ہو۔ ان دنوں میں تھائی لینڈ میں تھا۔ میں نے وہ سفر جلال کے احما پر کیا تھا۔ بعد میں میرے بدترین حریف نے عافیت کی امید میں اسی طرف کا رخ کیا۔ جلال کو توقع تھی کہ کسی بھی مرحلے پر میرا اور اس کا خوفناک ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ حالات کی روش سے باخبر رہنے کے لیے اگر وہ تھائی لینڈ کے بارے میں کسی ویب سائٹ پر توجہ دے رہا تھا تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ گولڈن ڈریگن کے ایک محافظ کے قتل اور راجن کے کئی اڈوں میں بموں کے دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے مقامی حالات کے بارے میں اس کا تجسس فطری تھا۔ اس بارے میں تازہ ترین خبریں اسے انٹرنیٹ پر کسی ویب سائٹ سے ہی مل سکتی تھیں۔ وہ سوبراج ہی تھا۔ اس کی حیرت دور کرنے کے لیے میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ راجن نے بچی کچی ہڈیوں کے ڈھیر کو نارائن پرساد شرما کا نام دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو اسی کی بات درست ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ مرنے والے کا اس سے کیا تعلق نکل آیا؟ لمبی کہانی ہے، وہ تعلق سے انکار نہیں کر سکتا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس کا ڈرائیور ایک مہمان کو لے کر لوپوری کے ریسٹ ہاؤس میں گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مہمان غائب ہے، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اوہ، ویب سائٹ پر یہ ساری تفصیل نہیں تھی۔ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میرے لیے سب حیرت انگیز ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر تمہاری رفتار میں زیادہ تیزی آ جائے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ اسد نے ابھی تک اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں بھیجی۔ کیا تم نے اسے الگ تھلگ کر دیا؟ وہ میرے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا ہے، میں نے اسے بتایا۔ اسی نے کھوج لگایا کہ سوبراج کو لے جانے والی گاڑی لوپوری میں موجود ہے اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ سوبراج کی موت کی رپورٹ کسی کو نہ دے۔ یہ راز فاش ہوا تو ملک کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ جلال کی آواز سے یک بیک غصے کا عنصر چھلکنے لگا۔ یہ محکمہ جاتی ڈسپلن کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ میں اسے اتنا غصہ نہ کرو، میں نے اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور پوری نیک نیتی سے کیا گیا تھا۔ تم نے اسے ملامت کا ایک لفظ بھی کہا تو اس کی نظروں میں میری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ علی وہ ایک حلف بردار سرکاری ملازم ہے۔ جلال کے لہجے کی تلخی دور نہ ہو سکی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کے لیے فرائض منصبی سب سے پہلے اہمیت رکھتے ہیں۔ تم بہت اہم اور قابل احترام ہستی ہو، لیکن ہمارے نیٹ ورک سے باہر کے آدمی ہو۔ میں حیران ہوں کہ اس جیسے سینئر اور سمجھدار افسر نے یہ نکتہ کیسے نظر انداز کر دیا۔ اسے ہر حال میں اس واقعے کی رپورٹ فیکس کرنی چاہیے تھی۔ جب بات ملکی مفاد کی ہو تو دوسری چیزیں پس پشت چلی جاتی ہیں۔ جلال کے پرزور استدلال پر میں نے بھی سختی اختیار کر لی۔ اس میں ملکی مفاد کہاں سے آ گیا؟ جلال نے ترکی پترکی کہا۔ تم نے اسے روک دیا، اس نے تمہاری ہدایات مان کر سوبراج کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ 1 گھنٹے پہلے اس نے آج کی آخری رپورٹ فیکس کی ہے۔ اس میں سوبراج تو درکنار لوپوری کے واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اصل بات تم سے معلوم ہوئی ہے۔ نہیں علی، یہ قائدی کی سنگین خلاف ورزی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر کوئی قصور سرزد ہوا ہے تو وہ میرا ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں تمہارے نیٹ ورک سے باہر کا آدمی ہوں نا۔ میرے اوپر تم اپنے محکمے کے قاعدے اور قانون لاگو نہیں کر سکتے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یکایک اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ اپنے دفتری فرائض کی بجاوری میں اپنی انا کو بالائے طاق رکھ دیتا ہوں۔ تم یقین کرو گے یہ میری انا کا معاملہ نہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کا بالکل صاف اور سیدھا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے بحث نہ کرو۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تم دونوں کی اعلیٰ کارکردگی کا معترف ہوں، لیکن اصول ہر حال میں اٹل ہوتے ہیں، ان سے ہیراف نہیں کیا جا سکتا۔ تم ضد کر رہے ہو، میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ ضد نہیں، ایک سیدھی سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بولا۔
मुझे ये बताओ कि इस बात का सिगाए राज में रहना इतना ही जरूरी था तो तुमने इसका जिक्र क्यों किया? क्या ये अजीब तजाद नहीं है कि तुमने जिस काम से असद को रोक दिया खुद वही काम कर गुजरे हो? मैं लम्हा भर के लिए चकरा गया। जलाल ने मुरव्वत की राह छोड़कर बहुत चुपता हुआ सवाल कर डाला था। वो लम्हा गुजरते ही मेरी जुबान चल पड़ी। अब तुमने ढंग का सवाल किया है। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारी जात तक महदूद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। अपने एक अहम मुखबर की फराहम की हुई इतला समझ कर पीछे आओगे। यही बात असद के कलम से कागज पर मुंतकिल होती तो न जाने कितने हाथों से गुजरती हुई तुम तक पहुंचती। आई भी तुम्हारी जात तक महदूद नहीं है। वो एक मुनज़्ज़म और बड़ा इदारा है। मुझे इसकी तंजीम, कुबुल वतनी और साख पर जरा भी शुबा नहीं है। असद का फैक्स तुम्हारे ऑपरेटर या किसी मातहत के पास आता और किसी न किसी दफ्तरी चैनल से गुजर कर तुम्हारी मेज तक पहुंचता। मैं इसे खतरनाक समझ रहा था। काली भेड़ों का जिक्र छोड़ दो, तब भी यह खतरा मेरे सर पर मंडलाता रहता कि सुबराज जैसे बड़े गद्दार की इबरतनाक मौत की रिपोर्ट पढ़कर तुम्हारा कोई भी मातहत जोश में आकर अपनी जुबान खोल सकता था। जुबान से निकली बात पराई हो जाती है। मैंने इन खदशात की वजह से सरकारी रिपोर्ट रुकवाने की कोशिश की है। जाती तौर पर तुम्हें हर बात बता दी है। तुम्हारी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। जलाल की आवाज मुजमहल हो गई। ओवरसीज स्टाफ बराह रास्त मुझको जवाब दे नहीं है। रिपोर्ट इस शोबे से गुजर कर मेरे पास आती क्योंकि सोबराज हेडक्वार्टर्स को मतलूब है और यहाँ मैं इस केस पर मामूर हूँ। तुम्हारे बताए बगैर मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। इदारों और महकमों में काम लोगों में बटे हुए होते हैं और हर एक अपनी स्वावलीद के मुताबिक तरजीहात मुकर्रर करता है। मैंने इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि सोबराज के बारे में दूसरे अफसरों की सोच तुमसे मिलती जुलती हो। सब दयानतदार होते हैं, एक कानून पर चलते हैं, मगर उसकी तावील हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तुम्हारी ख्वाहिश है कि सोबराज मर जाने के बावजूद जिंदा रहे। जलाल की पुरख्याल आवाज उभरी। मेरा ख्याल है कि इसी में हम सब का मफाद पोशीदा है। तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। मेरी मजीद कुछ वजाहत के बगैर पूरी बात उसके जहन में आ गई। इस वक्त पाकिस्तानी अखबारात वगैरह में सोबराज के बारे में गुलगुला है। दुनिया जानती है कि इस वक्त वो हमारा सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम है। वो दुनिया में कहीं मारा जाता, इल्जाम हमारे सर आता। दुनिया कहती कि पाकिस्तानी एजेंट इसका पीछा कर रहे थे। इन्होंने आखिरकार उसे ठिकाने लगा दिया। अब चाहो तो असद को मुअत्तल कर दो, मैंने हंस कर कहा। सोबराज का नाम खुल जाता तो उसकी पोजीशन सबसे ज्यादा मशकूक हो जाती। हम लोग बोरी की तरफ गए तो वो बेचारा बैंकॉक में अपनी मौजूदगी के 2-4 गवाह पैदा करने के लिए लोगों को अपनी गिरा से शराब पिला रहा था। क्या असद तुम्हारे साथ नहीं था? जलाल ने चौंक कर सवाल किया। वो तुम्हारे डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करता है। जिस मुल्क में बैठा हुआ है इसके कानून का पूरा पूरा एहतराम करता है। उसे ये ना बताना कि सोबराज के बारे में मेरी और तुम्हारी बात हो चुकी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इन बारीकियों को समझता हूँ। मैंने उसकी बात काट कर उसे यकीन दिलाया। तुम्हारी साख पर हर्फ नहीं आने दूंगा। दरअसल तुम वहां मौजूद हो, पल पल के हालात व वाक़यात पर तुम्हारी गहरी नजर है। तुम्हारे फैसले दुरुस्त हैं। मैं पूरे पस मंजर को जाने बगैर सही नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। इसने कहा, राजन ने मरने वाले का असल नाम छुपाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम बहुत सी दुश्वारियों से बच गए हैं। तुमको यकीन है ना कि वो सोबराज ही था? बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारे जलाल होने के बारे में यकीन है। तुम्हें बहुत देर से इस तायद का ख्याल आया। मेरे लिए सब नाकाबिले यकीन है। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से उसे जेर कर लोगे। इसने मुझे बहुत दौड़ाया है। इस बार निकल जाता तो दोबारा उसका फंसना बहुत मुश्किल था। वो जिंदा हाथ आ जाता तो यहाँ एक तूफान खड़ा हो जाता। ना जाने वो अपनी सियासी बरादरी के किन किन लोगों को बेनकाब करता। अब इसके पाले हुए लोग इसकी वापसी के इंतजार में दुबके बैठे रहेंगे। हमें एक एक करके इन्हें ढूंढना होगा। ये मेहनत नागुज़ीर है। मेरा ख्याल है कि इसका नाम जाहिर न होने से एक बहुत बड़ा बहरान टल गया। यह भी हो सकता था कि उसकी टोली के सियासी बदमाश या बदमाश सियासतदान इसे अदालत में पेश होने से पहले मरवा देते। इक़्तिदार के खेल में सब अपनी अपनी बाजी खेलते हैं। बुरा वक्त आ जाए तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। दूसरों को रोंद कर खुद निकल जाने के चक्कर में लगा रहता है। यह हमारे लिए गैबी ताइज साबित हो सकती है। मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हूं, मगर यह समझने से कासिर हूं कि राजन ने सोबराज को मरने के बाद नारायण प्रसाद शर्मा का नाम क्यों दिया। मेरा ख्याल है कि सोबराज उसकी पुरानी दोस्ती है। वो इसके हर राज से वाकिफ है। उसे मालूम था कि वो FBI के एक गद्दार को मौत से बचा रहा है। उसने अमरीकियों से झूठ तो बोल दिया कि उसने सोबराज को अपने पास पनाह नहीं दी। बाद में उसके लिए मजीद झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लाश की शिनाख्त का इम्कान न होने के बना पर उसने नारायण का फर्जी नाम लेकर खुद को बचा लिया। यह बात अहम है कि लाश की नाकाफी वाकयात सामने आने तक राजन पुलिस के सामने नहीं आया। उसे भी देखो, मुझे शुबा हो रहा है कि राजन भी FBI के हाथों बिका हुआ है। जलाल की पुरख्याल आवाज आई। उसने अपने इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर यह झूठ बोला है। वो जानता है कि अमरीकी एजेंटों को यह भनक मिल गई कि उसने सोबराज को अपने पास पनाह दी हुई थी,
तो वो उसे भी गद्दार करार देकर मार डालेंगे। अब तुम भी डॉन की बोली बोल रहे हो? मैंने एहतजाज किया। उसे सोबराज के नाम की हवा भी नहीं लगी और मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब वो चाहता है कि मैं राजन को भी इसी अंजाम को पहुंचा दूं जो उसके मेहमान का मुकद्दर बना है। मैंने जलाल के तजज़िये पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में उसकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मैं समझ रहा था कि राजन ने अमरीकियों से बोले हुए एक झूठ की पर्दादारी के लिए दूसरा और अहम तरीन झूठ बोला है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। यकीनी तौर पर राजन अमरीकी एजेंट था। दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का ख्वाब देखने वालों ने पाकिस्तान में सियासत के नाम पर सोबराज जैसे बदकिरदार गुंडे को परवान चढ़ाया था। माजी का वो मंशियात फरोश गंदे धंधों और तारीख गलियों से निकलकर पुरस्रार और हैरतनाक तेजी से अपनी सियासी कदकाठ निकालकर इक्तदार के ऐवान में एक मुमताज मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया था। शायद अमरीकियों ने इसी तर्ज पर थाईलैंड में राजन की परवरिश की थी। वह हर मुआशरे में कमजोर मोहरों की पुष्पनाही करने की पॉलिसी पर गामजन थे, ताकि ताकत और रुतबा हासिल करने के बाद भी वो अपने सफेद फार्म आकाओं से मुनहरिफ ना हो सके। उन्होंने राजन को भारत से दरामद करके बैंकॉक में पालना शुरू कर दिया था। मुझे शुबा हो रहा था कि डॉन बर्नार्ड की गोशानशीनी में भी कोई साजिश कार फरमा रही होगी। वो राजन के मुकाबले में आसानी से पसपा होने वाली आसामी नहीं था। यकीनी तौर पर उसकी नोखेज बीवी को लालच या दबाव के जरिए वरगला कर सरेआम डॉन बर्नार्ड की बेइज्जती करने पर उकसाया गया था। लड़की के हाथों सरे बाजार जूते खाते ही डॉन गोशानशी हो गया और राजन को बैंकॉक में अपनी जेर जमीन सल्तनत कायम करने के लिए खुला मैदान मिल गया। ताकत पकड़ने के बाद वो अपने आकाओं के लिए ज्यादा कार आमद साबित हो सकता था। क्या तुम उसे छोड़ देना चाहते हो? जलाल की तहायुर ज़दा आवाज उभरी। मैं खुदाई फौजदार नहीं हूँ। दुनिया भर में इन जैसे हजारों अमेरिकी एजेंट काम कर रहे होंगे। मैं किस किस को देखूंगा? राजन, डॉन और थाई हुकूमत का मसला है। मैं इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, खामोशी से वहां से निकल जाओ। मेरे जवाब से मेरे तेवरों का अंदाजा करके जलाल ने नरमी से मशवरा दिया। यही तो मुश्किल है। डॉन ने मेरा इरादा भांप कर हम दोनों के पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए हैं। वो कहता है कि राजन का काम तमाम होने के बाद वो पासपोर्ट लौटा देगा। ये क्या कह रहे हो? तुम दोनों के पासपोर्ट बहुत कीमती हैं। समझ लो कि वो गुम हो गए हैं। क्या इनके डुप्लीकेट मिल जाएंगे? ये काम असद 2 घंटे में करा देगा। जलाल की आवाज पुरतशवीश होगी। इन पासपोर्टों पर तुम सिर्फ पाकिस्तान वापस आ सकोगे। तुम्हारे असल पासपोर्टों पर दुनिया के हर काबिल जिक्र मुल्क के सफर के वीजे लगे हुए थे। डॉन ने मुझसे चालाकी दिखाने की कोशिश की है। मैं उसे चूना लगाना चाहता हूँ। असद की मदद से पासपोर्ट हासिल करते ही मैं कराची लौट आऊंगा। फिलहाल ये मुनासिब नहीं होगा। जलाल के जवाब से मुझे ज़हनी झटका लगा। वो कह रहा था, तुम भूल रहे हो कि तुमको यहाँ से किसी मिशन पर बैंकॉक नहीं भेजा गया था। यहाँ पैदा हो जाने वाले नामसाद हालात की वजह से तुमको मंजर से हट जाने का मशवरा दिया गया था। ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि इस दौरान में सोबराज का किस्सा निमट गया। तुमको मजीद कुछ दिन यहाँ से दूर रहना होगा। खुलकर बताओ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया गया है? मेरा लहजा यकायक तल्ख हो गया। तुम बिला वजह भड़क जाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ वापस आ सकते हो। तुमको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तुमको मालूम है कि अमरीकी कितने खबीस होते हैं। तुम्हारे नाम पर पकड़े जाने वाले दोनों आदमियों को वो पूछगछ के लिए अपनी तहवील में लेने के लिए जोर लगा रहे हैं। अपने तौर पर उन्होंने कोशिश तेज कर दी है। सुनने में आया है दफातर और घरों में सिक्योरिटी फराहम करने वाली एक अमेरिकी कंपनी के आलात तुम्हारा सुराग लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे लिए आखिरी खबर हैरान कुन थी। क्या इस कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल नहीं किया जा सकता?